बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है राइज़ एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आज की सुबह आपकी अच्छी हुई हो, दिन का आगाज़ अच्छा हुआ हो। वैसे तो जाहिर सी बात है, वीकेंड है, सैटरडे को बहुत से लोगों की जो है ना छुट्टी भी होती है, कुछ लोग घर पे होते हैं, इसीलिए हमारा आज के शो थोड़ा सा लेट यानी सुबह 10 बजे एयर किया जाता है ताकि लोग आराम से उठ सकें और ये शो इन्जॉय कर सकें। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ घरों में, बाहर या रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं भी कोई एमरजेंसी इसका वक्त नहीं होता। बाज़ दफ़ा रात में या आप कहीं बाहर बैठे हों या आपके घर में अंदर किसी भी फ़र्द को अगर कोई एमरजेंसी लाक हो जाती है, कोई ऐसी मेडिकल एमरजेंसी होती है जिसमें आपको लगता है कि फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, या बच्चों के साथ कुछ हो जाना, बहुत कॉमन सी चीज़ है पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा बच्चों की ख़ास तौर पर एमरजेंसी बहुत कॉमन है। बच्चों का गिर जाना, चोट लग जाना, या कोई बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उनको कोई कार्डियक इवेंट हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, या फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी को चोट लग जाती है, कोई हाइट से गिर जाता है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे यहाँ एक जो आम तरीक़ा है वो ये है कि लोग मजमा लगा के खड़े हो जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के जेबें भी काट ली जाती हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा होता कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है और उसे तिब्बी इमदाद कैसे दी जाएगी। यानी एक एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के बरक्स अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की और दूसरे किसी मुल्क की बात करें, वहाँ पे हर शख्स जो है वो ये नहीं सोचता कि ये तमाशा देखना, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, वहाँ पे जल्द से जल्द ये सोचते हैं कि या तो मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ को कॉल की जाए। जब तक ये हेल्प पहुँच रही है उस दौरान क्या करना है, किस तरह से पेशेंट को चेक करना है, उसकी क्या फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, या उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तमाम लोग इस पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से चूँकि ट्रेनिंग का फुकदान है, आम लोग ये नहीं समझते कि शायद उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, या सिविल डिफेंस में ये तमाम चीज़ें आती हैं कि हर शख्स को कम अज़ कम BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट आनी चाहिए। कि अगर कोई शख्स आपके सामने, उसको दिल का दौरा पड़ जाता है या उसकी दिल की धड़कन किसी वजह से रुक जाती है, तो उसे पंप करके वापस कैसे लेकर आना है। शायद इसलिए हमारे यहाँ एमरजेंसीज़ या इस टाइप की फ़ौरी तिब्बी इमदाद को कोई अहमियत नहीं दी जाती। इसी तरह हॉस्पिटल्स में जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी बड़े प्रेशर का शिकार होते हैं, क्योंकि कोई भी मरीज़ जब आता है और उसके अटेंडेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि बस एमरजेंसी में जाते ही मरीज़ फ़ौरन उठ के बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा। हालांकि एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं, देखना पड़ता है, तमाम टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स बेहोश है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर जब तक कि उसके तमाम ब्लड टेस्ट्स ना कर ले, उसके मॉनिटर्स यानी कार्डियक मॉनिटर्स और बाकी चीज़ें अटैच ना हो जाएं, उस वक्त तक डॉक्टर्स कुछ उस मरीज़ के बारे में बता नहीं सकते हैं। लेकिन अटेंडेंट्स का प्रेशर होता है कि जी क्या पोजीशन है, क्या है। इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे एमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं ये भी बड़े प्रेशर में होते हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ भी होती हैं। साथ साथ ख़ास तौर पे अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही रश होता है, पूरे शहर का बाज़ दफ़ा लोड आपके 1 या 2 हॉस्पिटल्स पे होता है। तो आज हम अपने शो में बात करेंगे एमरजेंसीज़ यानी हादसात के हवाले से। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि हमारे शहर में एक एमरजेंसी फोकस कोर्स 2019 का भी इनेकाद किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। इस हवाले से भी बात करेंगे। जिन मेहमानों को मैंने आज अपनी स्टूडियोज़ में दावत दी है, सबसे पहले उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान हैं जो कि शोबा हादसात साउथ सिटी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी नाज़रीन, हमारे तमाम गेस्ट जो है ना उनका ताल्लुक़ दरअसल एमरजेंसी मेडिसिन से ही है। तो जो मेरी दूसरी मेहमान हैं उनका भी ताल्लुक़ एमरजेंसी से है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया मकबूल। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, आज की जो मेरी तीसरी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर फ़रियाल वक़ार। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और जो मेरे चौथे गेस्ट हैं मेरे क्लास फेलो भी हैं, और इनका जो ज़्यादा एक्सपोजर है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और बाकी
बैरून ममालिक मुख्तलिफ़ कोर्सेज़, मुख्तलिफ़ स्पेशलाइजेशन ये करके यहाँ आए हैं। ख़ासतौर पे आजकल वेकेशंस पे यहाँ मौजूद हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है एमरजेंसी फोकस कोर्स, इसका इनेकाद भी यही करा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान अज़हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुलंद, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर आलमगीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी एमरजेंसीज़ हैं, यानी हादसात कौन से ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, जो हर घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं? देखें, इसको अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जो कि सड़कों पे होते हैं, और दूसरे वो हादसात जो कि घरों में हो जाते हैं। तो सड़कों पे जो हादसात हैं उसमें ज़ाहिर है कि गाड़ियों का एक दूसरे से टकरा जाना, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ियों का उलट जाना, उस वजह से जो हादसात हो सकते हैं वो ज़ाहिर है एक तरफ। दूसरा, अगर हम घरों में देखें तो घरों में भी हादसात हो जाते हैं, माइनर से लेकर मेजर एक्सीडेंट तक घर में हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे गिर जाते हैं, उनको हेड इंजरी हो जाती है। जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनके लिए चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनका गिर जाना भी हादसे का सबब बन जाता है। सीढ़ियों चढ़ते हुए या उतरते हुए लोग ट्विस्ट करके गिर जाते हैं, उससे मुख्तलिफ़ तरह की चोटें लगती हैं। तो ये वो हादसात हैं जो कि कॉमन हैं सोसाइटी में। हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली हम हर तरह के हादसात देखते हैं। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो, क्योंकि फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल होता है, तो सारे केसेस पहले वहाँ पर आते हैं और हम उनको फिर डील करते हैं, मैनेज करते हैं। तो बहुत ज़रूरत है पब्लिक अवेयरनेस की। लोगों को ये पता हो कि जी अगर रोड पे, सड़क पे कोई हादसा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट किसी गाड़ी से टकरा के गिर गया है तो उसके साथ क्या करना है। दूसरी तरफ घर में अगर कोई हादसा हुआ है, कोई बच्चा गिर गया है, सर पे चोट लगी है, तो उसके साथ क्या करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैं आपको बल्कि बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये टॉपिक आज रखा ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बिल्कुल। डॉक्टर नादिया, आप बताइएगा, पहले तो अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैं इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ और मेरी ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में हुई है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैं वैसे पाकिस्तान से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, लाहौर से। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके इमरजेंसी मेडिसिन को परस्यू किया। अच्छा, पाकिस्तान की एमरजेंसीज़ या दूसरे ममालिक की एमरजेंसीज़ में डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन एक डेवलप्ड स्पेशलिटी अभी तक नहीं है, और पूरी दुनिया में इट्स बीन मोर देन 10 to 15 years कि इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और आई थिंक पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको एक डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस वक्त इमरजेंसी मेडिसिन ही वो वाले डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि कोई इमरजेंसी मेडिसिन एक स्पेशलिटी डेवलप नहीं है, आपके पास जो डॉक्टर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं वो इमरजेंसी ट्रेन नहीं होते। वो बेसिकली मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ से होते हैं और वो आके एक शिफ्ट इमरजेंसी मेडिसिन में करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में इतने ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर्स कम हैं, नर्सें कम हैं, इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे ये बात कर रहे थे डॉक्टर आलमगीर के, जब एक हादसा होता है तो उस वक्त से दूसरे ममालिक में पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैरामेडिक्स वहाँ पहुँच जाते हैं। और आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर इज़ अ वेरी बिग स्पेशलिटी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हमारे मरीज़ों को मुयसर नहीं होती, और यहाँ तक ये भी होता है कि हमारे पास ऐसी एम्बुलेंसेस भी नहीं हैं जो कि सेफ़ तरीके से मरीज़ को इमरजेंसी में ले आएँ। अच्छा, तो बहुत से डिफरेंसेस हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ओके। डॉक्टर फरियाल वक़ार, आप अपने बारे में बताइएगा, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं और कहाँ स्पेशलाइजेशन की? मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से की है, लाहौर से। जी। फिर अपनी स्पेशलाइजेशन मैंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से की है। तो अब जो है मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में एक्चुअली काम करती हूँ। सिडनी में एज अ स्पेशलिस्ट, एज इमरजेंसी कंसल्टेंट, और अब रिजवान के साथ भी इन्वॉल्व होके क्या आके पाकिस्तान में हम प्रैक्टिस करें और लोगों को सिखाएं और अवेयरनेस दें। जी। ओके। रिजवान, आप एक तो अपने बारे में भी बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो एमरजेंसी फोकस कोर्स है 2019, ये क्या है, कब इसका इनेकाद हो रहा है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल बुलंद। तो दरअसल पस मंज़र ये है कि जब मैं यहाँ से ग्रेजुएशन डाउ मेडिकल कॉलेज में हमने साथ की थी, उसके बाद मैं यूके चला गया और वहाँ पे मैंने बुनियादी ट्रेनिंग, जिसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं,
इमरजेंसी की वो हासिल की। तकरीबन 3 साल पे मुहित वो वक्फ़ा था जिसमें आपको बुनियादी तौर पे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद वहाँ के इम्तिहान पास करके ऑस्ट्रेलिया में चूँकि बहुत ही एक रोबस्ट और सिस्टमेटिक इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैंने वहाँ जाना मुनासिब समझा और मैं वहाँ रिलोकेट हो गया। सिडनी में मैंने अपनी सारी बेसिक एज़ वेल एज़ एडवांस ट्रेनिंग इन इमरजेंसी कंप्लीट की। वहीं सिडनी में रहते हुए अब वहाँ पे बतौर स्पेशलिस्ट इन इमरजेंसी मैं वहाँ के एक बड़े ट्रॉमा सेंटर लिवरपूल हॉस्पिटल में एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जब कराची में ख़ास तौर पे गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ सर्दियाँ होती हैं, तो आजकल कैसा मौसम है ऑस्ट्रेलिया का? बहुत सही सवाल किया बुलंद आपने। दरअसल वहाँ पे चूँकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, हाँ। तो मौसम वहाँ का उलट है, बरक्स जी। तो यहाँ पे सर्दियाँ हैं और वहाँ पे सख्त गर्मियाँ हैं। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि वहाँ की गर्मियाँ और यहाँ की सर्दियाँ मजमूई तौर पे एक जैसी महसूस होती है। अच्छा, तो जनवरी दिसंबर यानी दिसंबर जनवरी जो है ना वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। अब वहाँ पे जैसे एवरेज टेम्परेचर आजकल चल रहे हैं लेट 20s अर्ली 30s, और यहाँ पे दिन के वक्त भी वही आलम होता है। तो साहब आपको ज़रूरत नहीं कि आप भारी भारी भरकम कपड़े लेकर के आइए और अपने आप को करें। हम जिस तरह के वहाँ पे कपड़े पहने होते हैं वो यहाँ पे, तो ट्रांजिशन जो है हमारी वेदर वाइज इट्स वेरी ईजी। अच्छा डॉक्टर आलमगीर, आप बताइएगा, अभी रिसेंटली एक कराची में केस भी हुआ जो कि आपने हैंडल किया, और ख़ास तौर पे वो एरिज़ोना ग्रिल रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद, ये चंकी मंकी से खाना खाने के बाद जो 2 बच्चों की हलाकत का मामला हुआ। तो सर, बच्चों के लिए एक बहुत मेजर थ्रेट जो है ना वो डायरिया भी है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी है, जो हम नहीं समझते। ये दोनों छोटे बच्चे अगर इनको शायद वक्त पे तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद ये जहाँ भाग ना होते। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग अगर हम इसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें, जैसे मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आए, मेरा बैकग्राउंड यूके का है, तो डायरिया एंड वॉमिटिंग बहुत अनकॉमन प्रेजेंटेशन होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं पिछले कोई 10 महीनों से कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया साउथ सिटी हॉस्पिटल कवर करता है। मैं अगर ये कहूँ कि बल्क ऑफ जो पेशेंट्स हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरे जो रोज़ाना आते हैं, उनमें बल्क जो है वो डायरिया और वॉमिटिंग के साथ ही आते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये तनासुब बच्चों में भी इसी तरह से है, तो बच्चे भी ज़्यादातर डायरिया वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग के साथ आते हैं। तो जिस केस का आपने जिक्र किया बहुत अनफॉर्चुनेट था। तो इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वॉमिटिंग एंड डायरिया वैसे तो बड़ों में भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जिसको जल्दी रिकॉग्नाइज करके और तिब्बी इमदाद ली जाए, डॉक्टर से मशवरा किया जाए। लेकिन बच्चों में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि बच्चे इम्प्रूव भी बहुत जल्दी करते हैं किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को, और डिटीरियोरेट भी बहुत जल्दी करते हैं। तो इसलिए अगर बच्चों में वॉमिटिंग और डायरिया किसी भी वजह से अगर डेवलप हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को फ़ौरन जो है वो किसी अपने लोकल जीपी के पास ले जाएं अगर वो इजीली एक्सेसिबल है, वरना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके ले जाएं ताकि उसकी केयर की जा सके। ठीक है जी। बहुत सी बातें अभी रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि पूरा पैनल है, फिर मज़ीद 2 गेस्ट्स का इजाफा भी होना है। तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहम है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं ज़रा भी और आप जानना चाहते हैं सेहत के बारे में, तो आपको ये प्रोग्राम देखना होगा। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आज हम बात कर रहे हैं हादसात के हवाले से, एमरजेंसीज के हवाले से, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन किस तरह एग्जिस्ट करती है, किस तरह से लोग एमरजेंसी मेडिसिन में काम कर रहे हैं, या ये कि
पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में किस तरह एमरजेंसीज़ को हैंडल किया जाता है, क्या काम किया जाता है, इन तमाम हवालों से आज बात हो रही है। मेरे साथ जो आज मेरे मेहमान मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलमगीर, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया मकबूल, डॉक्टर फरियाल वक़ार और डॉक्टर रिजवान अज़हर। तो ये पूरा पैनल एक बैठा हुआ है और ये एमरजेंसी की फील्ड के एक्सपर्ट्स का पैनल है। हो सकता है कि शायद आम लाइफ में आपको कभी इतने सारे एमरजेंसी स्पेशलिस्ट एक जगह ना मिल सकें, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी एमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं। और एमरजेंसी ड्यूटी ऐसी होती है कि बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स को, जैसे कि नॉर्मली कोई 36 आवर्स की ड्यूटी करता है, 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहा होता है, तो डॉक्टर को बीच में गैप मिल जाता है अपनी प्रैक्टिस से कि वो थोड़ा सा टीवी देख ले या थोड़ी देर आराम कर ले। नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि एमरजेंसी मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी उस ड्यूटी के दौरान आराम नाम की कोई चीज़ हो नहीं सकती, ख़ास तौर पे ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पर रश बहुत रहता है, जो कि कराची का सारा बर्डन उठाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर आलमगीर से डायरिया के हवाले से कि बच्चों को जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है या बड़ों को भी हो जाता है, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो पेट की बीमारियों के हवाले से देखे जाते हैं। एक वजह यह भी उसकी है कि शायद यहाँ ग़िज़ा का इतना ख्याल नहीं किया जाता, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन की जाती, प्लस अब थोड़ा सा कल्चर डाइन आउट का बढ़ता जा रहा है, बाहर खाना खाने की लोगों की आदत बढ़ती जा रही है। तो बाहर के खाने को इतना आप हाइजीनिक नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके घर में अगर खाना बनता है 4 लोगों के लिए तो उसकी सफाई आसान होती है, उसकी फ्रेशनेस आसान होती है, खाना बन सकता है। जब यही खाना लार्ज स्केल पे बनाया जाता है तो हर चीज़ को शायद उतना हाइजीनिक नहीं रखा जाता। बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स कराची में होंगे जो कि अपने जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर देंगे। यही वजह है कि फिर लोग वॉमिटिंग, डायरिया या इन तमाम चीज़ों की वजह से, टाइफॉइड इवन वो भी एक मतलब नॉन हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से डेवलप होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डॉक्टर्स के सामने आती हैं। डॉक्टर नादिया, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई शख्स है, अब जाहिर सी बात है डायरिया या वॉमिटिंग में बंदा निढाल भी हो जाता है, यानी ड्राउजीनेस भी होती है, वीकनेस भी शदीद होती है, तो ऐसा शख्स घर पे अगर जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता या वो घर पे अकेला है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, तो क्या फ़र्स्ट एड होती है जो एक इंसान को डायरिया या वॉमिटिंग की सूरत में वो फ़र्स्ट एड लेनी चाहिए? डॉक्टर बुलंद, बेसिकली गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हमें समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है इंसान को। इसमें एक जो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके जिस्म से आपके जो सारे फ्लूइड्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, या तो वॉमिटिंग की सूरत में और या फिर डायरिया की सूरत में, और आप में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही होती है, और उसकी वजह से ये होता है कि आप जो आपने कहा कि आप निढाल हो रहे होते हैं, आपके पूरे जिस्म, और अगर ये बहुत सिवियर हो जाए तो आपके जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, आपको किडनी इम्पेयरमेंट हो जाती है। दूसरा क्रैम्प्स भी आ रहे होते हैं आपको, हाँ, क्रैम्प्स ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाने की वजह से, क्योंकि पोटेशियम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है जब कोई वॉमिट करता है। हाँ जी, आपकी नमकियात कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से भी। दूसरा ये होता है कि एक किसका गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पास इन्फेक्शियस है, कि आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन भी हो रही है, आपको फीवर भी हो सकता है, और वो इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन से निकल के आपके ब्लड में भी जा सकती है। तो ये 2 चीज़ें। अब इसके लिए सबसे पहली फ़र्स्ट एड जो आप कर सकते हैं, जो कि आप अगर घर में हो, तो आप बेसिकली अपने फ्लूइड का इंटेक का ख्याल रखें। अगर आपको बहुत डायरिया हो रहा है तो जितना आपको डायरिया हो रहा है आपको उतनी दफ़ा फ्लूइड्स लेना है। दूसरी बात ये कि फ्लूइड में सिर्फ पानी लेना या शुगरी ड्रिंक्स, जैसे हमारी बड़ा कॉमन है कि हम कहते हैं जी 7 अप पी लो, पेप्सी, ये बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको एक स्पेसिफिक मिकदार चाहता है आपके सोडियम की, जो कि आपका सॉल्ट है, उसके अलावा आपकी ग्लूकोज की, एक उनका स्पेसिफिक रेशियो होना चाहिए, जो कि इन फिजी ड्रिंक्स में नहीं होता। इनमें शुगर ज़्यादा होती है जिससे आपका डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है कि आप या तो ORS ले लें, ORS मेरा ख्याल है हर फार्मेसी पे बहुत आराम से दस्तयाब है। आप पानी उबाल लें, उसमें ORS मिलाएं, उसको एक जग में बना के रख लें और उसके ग्लासेस आप पीते जाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं और आप फ्लूइड्स भी नहीं ले सक रहे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप जाएं और हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, बिकॉज अब आपको कोई ज़रूरत है, एक तो ड्रिप की ज़रूरत हो सकती है, दूसरा आपको ऐसी दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है जो कि आपकी वॉमिटिंग को रोके। तो ये बहुत मेन चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अच्छा डॉक्टर फरियाल, एक जो लोगों के जहनों में माइंडसेट है ना, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के, वो ये है कि जब भी कोई एमरजेंसी जाता है उसको ड्रिप लगनी चाहिए। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को सिर्फ डायरिया हो रहा होता है, वॉमिट नहीं हो रही होती, और इमरजेंसी में अगर डॉक्टर उनको ORS पिला रहा होता है ना, तो वो कहते हैं यार ये तो हम घर में ख़ुद भी पिला सकते थे, इसमें आपको
हॉस्पिटल में लाने की क्या ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल लेके आए तो आप इनको ड्रिप लगाएं। तो ये जो एक ड्रिप का जो मिसकंसेप्शन लोगों के जहनों में है ना, ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि किन मरीज़ों को ड्रिप लगाई जाती है और किन मरीज़ों को ओरल यानी जो आपका रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन है ORS, उससे अगर आप गिलास में भी पिला रहे हैं तो उससे भी काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सूरत में हर पेशेंट को ही ड्रिप लगाएं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ना एजुकेशन आता है कि आपको लगता है कि आपने हॉस्पिटल जाना है, इंजेक्शन लगेगा या ड्रिप लगेगी तो फिर आप ठीक होंगे। आई थिंक दोनों साइड से आई थिंक डॉक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ की ना कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आप इंजेक्शंस कैन्युला लगाएंगे उससे भी आपको इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आपका पहला जो है, जैसे हमने फ़र्स्ट एड की भी बात की है और मैनेजमेंट की भी, कि डिहाइड्रेशन है, सबसे पहले आपका ऑरल इंटेक है। आप उससे मतलब कि ग्लास से लें या सिरिंज से लें, वो सबसे इजी है और उससे ये होता है कि पेशेंट फिर जल्दी से घर भी जा सकते हैं। हम उस सिचुएशन में ये आईवी या ड्रिप से देते हैं उस वक्त जब इंसान खुद ऑरल ले नहीं सकता और उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो उस वक्त हम देते हैं। तो ये आई थिंक दोनों साइड से कि थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन भी, कि डॉक्टर भी समझाए कि इससे सिर्फ ज़रूरी नहीं कि इंसान ठीक हो, और आई थिंक पेशेंट को भी और उनकी फैमिली को भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि पहले आप सिंपल चीज़ों से शुरू करें। फिर उसके बाद अगर वॉमिटिंग नहीं है, सिर्फ डायरिया है, तो फिर उसमें ओरल मेडिकेशन भी काम कर सकती है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ड्रिप लगाएं, क्योंकि ड्रिप लगाने का भी मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई इन्फेक्शन अंदर दे सकते हैं। जी अच्छा रिजवान, कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने नहीं बताया कि ये कब है और मतलब किन डेज़ में है, कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और उसका मकसद क्या है? तो दरअसल इसका कुछ पस मंज़र ये है कि मैं हर साल कराची आता हूँ और आके यहाँ पे अपने एल्मा माटर जो डाउ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जाकर हम मुख्तलिफ़ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करते हैं जिसमें काफ़ी लोग आते हैं। और ये एक बड़ा सेहतमंद रुझान है कि नए मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो उनको अवेयरनेस आती है, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बिल्डअप करने का मौका मिलता है। फ़ीडबैक जो मुझे मिला पिछले साल वो ये था कि साहब आप आते हैं यहाँ पे लेक्चर देते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट सैकड़ों की तादाद में आते हैं, लेकिन हमको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो कि हम याद रख सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जो हट के हो, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। तो फिर बेसिकली हमने और पूरी टीम ने इसके बारे में काफ़ी सोचा और हमने 3 की एरियाज़ पे फोकस किए। ट्रॉमा, हादसात जो कि रोड पे, घर के अंदर या कहीं भी हो सकते हैं, कार्डियक जिसका आपने थोड़ी देर पहले तस्करा किया, कार्डियक इमरजेंसीज़, और फिर पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़। और साथ में एक जो फुकदान यहाँ पे डॉक्टरों में अक्सर पाया जाता है वो है कम्युनिकेशन गैप का, कि अपनी बात मरीज़ तक, मरीज़ के लवाहिकीन तक किस तरह से पहुँचाई जाए, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो हमने इन की एरियाज़ को फोकस किया और इसी लिहाज से हमने इसका नाम रखा इमरजेंसी फोकस कोर्स। तो ये हो रहा है 11, 12 और 13 जनवरी को रीजन प्लाजा होटल में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी मौजूद हो गए हैं। फैकल्टी भी हमारे पास अच्छी है। तमाम इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक दिन ट्रॉमा, दूसरे दिन कार्डियक अरेस्ट और तीसरे दिन पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़ को फोकस करेंगे। और सारी हम अपनी इक्विपमेंट लेकर के आए वहाँ से। अच्छा। हाँ, हमारे पास मैनिकन्स मौजूद हैं, CPR ट्रेनिंग इक्विपमेंट मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास जो हैं और भी जितने जदीद और आपको यहाँ भी लेके आने चाहिए ना कुछ चीज़ें। तो जो CPR है वो तो नाज़रीन को भी सीखना चाहिए, उनको आना चाहिए। बिल्कुल, ये बल्कि दूसरे ममालिक में नाज़रीन बाकायदा वीडियोस होती हैं जो देख के, और इसके अलावा डमीज़ होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आप किस तरह CPR कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद या आप लोगों ने, हमने वो डमीज़ पे सीखा था, अगर आपको याद हो तो। बल्कि और भी मेरी दूसरी जगहों पे जहाँ ट्रेनिंग हुई है तो बाकायदा, क्योंकि बाज़ दफ़ा शायद CPR एक तरफ तो लाइफ सेविंग होता है, लेकिन गलत CPR जो है ना, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अगर गलत तरीके से की जाए तो शायद वो बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब, ये स्टर्नम जो आपकी हड्डी होती है, ये जो पसलियों के साथ लगी होती है, इसका टूट जाना बहुत कॉमन है। अगर आपने बग़ैर कोई सोचे समझे, बग़ैर अगर आपको नहीं करना आता और आपने फिर कोशिश की, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वरना आप किसी भी मरीज़ को जिसको आपने सही नहीं चेक किया है कि वाकई उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है,
आपने बस सोचा कि अच्छा ये मूवीज़ में देखा हुआ है कि इस तरह चेस्ट पंप करते हैं और आपने उसका चेस्ट पंप करना शुरू कर दिया, तो ये भी मुमकिन है कि उसकी पसलियाँ टूट जाएँ या उसका स्टर्नम में या जो लास्ट का जो बिल्कुल जो स्टर्नम का पार्ट होता है वो हिस्सा जो है ना वही टूट जाए। ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी प्रैक्टिस हर शख्स को मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें आप हेल्पफुल साबित हो सकें। अच्छा, हमारी ये गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपका आंसर लेंगे इस पर। कहीं ना जाइएगा, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको ये बताते चलें कि हमारा ये मॉर्निंग शो पेश किया जाता है डेफ्रेश के ताबून से, जिनकी लैक्टोज़ फ्री मिल्क की रेंज जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल है। ये ऐसे लोगों के लिए जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं, यानी जिनमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, वो दूध में जो शुगर होती है लैक्टोज़ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पेट का फूलना, वॉमिटिंग होना, नौजिया होना या मतली आना, ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता दूध को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, क्योंकि चाहे वो दूध पिएँ या दूध से बनी हुई कोई चीज़ भी खाएं तो उन्हें दूध की वजह से इतनी मुश्किलात होती हैं कि वो बेहतर ही समझते हैं कि वो अपनी ग़िज़ा में से दूध को निकाल दें। हालांकि दूध से हमें बहुत सी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मिलते हैं, कैल्शियम हमें मिलता है और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और वो लोग जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं या वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं, तो वो जब दूध को अपनी ग़िज़ा से निकाल देते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई कमी का भी शिकार हो सकते हैं। डेफ्रेश पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसने लैक्टोज़ फ्री मिल्क पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। और ये आपको बताते चलें कि ये जो दूध है ये बेसिकली लैक्टेज़ एंजाइम ट्रीटेड है, इसलिए इसमें लैक्टोज़ की जो मिक़दार है वो लेस दैन 0.1% है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि UHT ट्रीटेड होने की वजह से ये मिल्क, इसकी 3 महीने की शेल्फ़ लाइफ है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा डेफ्रेश की पेस्चराइज्ड फॉर्म जो बॉटल में मिलती है 5 दिन की एक्सपायरी के साथ, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा डेफ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क जो है ना वो भी अवेलेबल हैं, जो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। जिन लोगों को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता या दूध की स्मेल की वजह से थोड़ा परेशान होते हैं तो वो फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। आज हम बातें कर रहे हैं एमरजेंसी मेडिसिन पे कि शोबा हादसात में क्या होता है, कौन कौन सी एमरजेंसी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आलमगीर, जो कि साउथ सिटी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं शोबा हादसात के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया मकबूल और डॉक्टर फरियाल वक़ार और डॉक्टर रिजवान असर। ये तमाम वो लोग हैं, ख़ासतौर पे डॉक्टर आलमगीर का ताल्लुक़ यहाँ से है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली आए हैं और एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है एमरजेंसी फोकस 2019 जो कि स्पेशली डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एमरजेंसी के हवाले से कराया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम एमरजेंसी के टॉपिक पे आएँ, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के बारे में बताएं कि ये कितना प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, कितने लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार हैं? जी देखें, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस काफ़ी कॉमन है। इसकी रिकॉग्निशन या इसका पता चलाया जाना बचपन में ही हो जाना चाहिए। मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये ख़ास किस्म का एंजाइम है जो कि उनकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से शुगर की ये जो टाइप है उसको वो मेटाबोलाइज नहीं कर रहे होते। तो बच्चे पैदा होने के बाद फिर जब उनको दूध पिलाया जाता है तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं, जिनमें उनका चिड़चिड़ापन, उनका ज़्यादा रोना, उनका फीड को टॉलरेट ना करना या फिर डायरिया। तो ये वो अलामात हैं कि जिसकी वजह से जो कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंट जो बच्चा है उसमें हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि माँ जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तबीब होती है, वो उसको सब पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं। तो वो डॉक्टर्स शुड बी एबल टू डायग्नोज कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के बाद कि ये बच्चा जो नॉर्मल मिल्क है उसको नहीं मेटाबोलाइज कर पा रहा।
तो बचपन में डायग्नोस हो जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी वजह से डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आपने भी अभी कहा था अपने इंट्रो में कि जो मुख्तलिफ अज्जा होते हैं दूध में, अगर वो ठीक तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो जिस्म की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, तो उसमें वो बच्चा पीछे रह जाता है। तो डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसका जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाना वो बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो अब माशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। अच्छा, ये कंडीशन परमानेंट भी होती है, यानी जेनेटिकली भी होती है जिनमें लाइपेज नहीं हो, अपना लैक्टोज या लैक्टेज नहीं होता जिनमें, वो भी होती है। इसके अलावा क्या ये कंडीशन टेम्प्रेरी भी डेवलप हो सकती है पेट की किसी इन्फेक्शन की वजह से? जब लैक्टेज एंजाइम जो है वो वॉश आउट हो जाए आपकी आंतों से, तो फिर दोबारा से यही होगा कि कुछ एक पीरियड के लिए जब तक कि लैक्टेज दोबारा से डेवलप नहीं होता उस वक्त तक आपकी आंतों में जो है ना दूध प्रॉब्लम करता है, या ख़ास तौर पे जो लैक्टोज़ वाला मिल्क होता है, लैक्टोज़ फ्री तो नहीं करेगा प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मल दूध। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुख्तलिफ इकसाम है इसकी जो रीज़न्स हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक रीज़न तो ये है कि जी किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट में वो बिल्कुल भी एंजाइम मौजूद नहीं है, तो वो जेनेटिक है, तो वो पेशेंट जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो उसको फिर सारी ज़िंदगी लैक्टोज फ्री मिल्क पे रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ और वजूहात जिनमें इन्फेक्शन बड़ा एक रीज़न है, टेम्परेरली ये बीमारी डेवलप हो सकती है, और फिर एक दफ़ा वो इन्फेक्शन जब ट्रीट हो जाता है तो फिर जाहिर है कि वो नॉर्मल मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर फरियाल, आप बताइएगा इसकी प्रेवलेंस ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, और आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं? देखें कि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा प्रेवेलेंट है, कि मतलब कि हमारे मुल्क के या बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इन लोगों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियंस। सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया में भी है, इट्स नॉट एज मच एज़ हेयर, लेकिन ये कि उधर हम बचपन में टेस्टिंग कर देते हैं। जब बच्चे को कंडीशंस ऐसे रहती हैं तो उधर टेस्टिंग है जो आपके जो मेन जो डॉक्टर है वो करता है, आपको बता देता है, फिर आपकी डाइट चेंज कर देते हैं। इधर मसला ये है कि वो कोई टेस्ट नहीं करता, तो फिर बच्चों कहते नहीं डायरिया है, नहीं ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं है, और वो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्रिवेलेंस डेफिनेटली इधर इस साइड पे ज़्यादा है और उधर ऑस्ट्रेलिया में कम है, लेकिन अंडर डायग्नोस्ड है, लोग इतना शायद इसको डायग्नोस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। डेफिनेटली देखिए, मेरे अपने 3 बच्चे हैं, और मेरा जो सबसे पहला बच्चा जब छोटा था तो उसको भी जैसे आप कह रहे थे कि इन्फेक्शन जो तो हुई थी, उसके बाद एक टाइम पे ही बिकेम इंटॉलरेंट, तो फिर हमें उसका दूध चेंज करना पड़ा बिकॉज़ वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वही मैं कहती हूँ कि वो इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, वो इसलिए अंडर डायग्नोज भी है, इन्फेक्शंस की वजह से है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप, वही बात आ जाती है कि एजुकेशन और अवेयरनेस की, ये ज़रूरी है लोगों के लिए। अच्छा नादिया, आप बताइएगा कि क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, अच्छा हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऑस्ट्रेलियन काउज जो है ना वो दूध के लिए बेस्ट समझी जाती हैं, मिल्क ईल्ड के लिए। डे फ्रेश की कभी जो फार्म है उसमें जो है ना टोटली ऑस्ट्रेलियन काउज हैं, तो आपने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की जो यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, क्या वो ऑस्ट्रेलियन काउज यूज़ होती हैं कि बहुत हैवी है, किस टाइप की होती हैं? अब ये काफ़ी मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे, क्योंकि मैं वहाँ जाके ऑस्ट्रेलियन काउज से मिली नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन बचपन से सुनते आए कि जी जो बेस्ट काउज हैं, या पहले भी जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो दूध आया करते थे उसमें ये कहा जाता था कि जी ऑस्ट्रेलियन काउज आर द बेस्ट। हाँ, मुझे इसकी वो निटी ग्रिटी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो जो काउज हैं और मिल्क फार्मिंग है वो काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, उस पर काफ़ी चेक्स होते हैं, और काउज की हेल्थ का भी मेरा ख्याल रखा जाता है। और आज तक तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में बेसिकली वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स। वो जो हमारे ऑर्गेनिक्स पे हमारे बाप दादा गाँव में करते थे, वो सारा वापस आ रहा है। तो बेसिकली आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया था कि डे फ्रेश मिल्क के हिसाब से, कि एक तो आपकी ग्रास फेड होनी चाहिए, ठीक है, आपको कोई ऐसी मील नहीं उनको काउस को फेड नहीं करनी चाहिए जो कि ऑर्गेनिक ना हो, जिसका मुराद है कि उसमें प्रेजर्वेटिव्स हों, उसमें हार्मोन्स हों, या उनको इंजेक्शंस ना लग रहे हो एंटीबायोटिक्स वगैरह के। दूसरी बात इसमें ये होती है कि उसमें प्रेजर्वेटिव्स कितने डालते हैं, क्योंकि हमारे फूड में जितने प्रेजर्वेटिव्स होते हैं वी आर नॉट श्योर कि उनमें कार्सिनोजेनिक कितने होते हैं, कितने कार्सिनोजेनिक नहीं होते। तो बेस्ट यही है कि प्रेजर्वेटिव फ्री हो,
और उसकी स्टोरेज का ख़ास ख्याल रखा जाए। ख्याल रखा जाए। आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि लैक्टोज़ फ्री मिल्क जो डे फ्रेश का है ये टोटली प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड होने की वजह से ये जो है ना ख़राब नहीं होता। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड कर लिया जाता है। जैसे ही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीट होता है इसको ये एयर टाइट या इन टेट्रा पैक्स में पैक कर लिया जाता है। उसके बाद इसकी 3 मंथ्स की शेल्फ़ लाइफ हो जाती है। अच्छा, अब रिजवान आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह हम डायरिया पे या पेट की बीमारियों पे बात कर रहे थे, एक कंडीशन होती है कॉलेरा या हैज़ा जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली मैं नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए जानना चाहूँगा कि वैसे तो डायरिया जैसा ही होता है लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत होता है और हैज़े की वजह से या कॉलेरा की वजह से अमवात बहुत कॉमन है। पहले ज़माने में जब ये इतना डायग्नोज नहीं हुआ करता था या ये कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं हुआ करते थे तो जब वबा फैलती थी तो हैज़े की वजह से पूरी पॉपुलेशन साफ़ हो जाती थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसका तो एक ख़ास जो है एक हिस्ट्री रही है कि जनरेशन हैव वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ विब्रियो कॉलरा और हैज़े की वजह से वसी मिक़दार में लोगों के जो है ना जानों से हाथ धोना पड़ा। इसकी एक वजह यह है कि देखें, जब भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी होती है उसकी वजह इन्फेक्शन होती है, उमूमी तौर पे वायरल और कुछ ख़ास केसेस में बैक्टीरियल। विब्रियो कॉलरा भी उनमें से एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है और इसकी प्रेजेंटेशन सिमिलरली होती है वायरल इन्फेक्शंस की तरह, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, और फिर जब ख़ास सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं तो फिर मज़ीद ख़ास तौर पे ये है ना कि जो एक जिसे कहा जाता है राइस वाटर, यानी अगर आपके देखने में आपको ये लग रहा है कि ये चावल का जो पानी जैसे निकलता है ना जब हम पीच निकालते हैं या इस टाइप का, जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि आपके स्टूल्स जो हैं वो राइस वाटर टाइप हो रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये कॉलेरा है। फिर घर बैठने वाली बात नहीं होती, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो पाएगा। कल नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कुछ और डॉक्टर्स को भी अपने साथ शामिल करेंगे। हम अपने जूस सेगमेंट में भी जाएंगे, वहाँ कुछ मिल्क शेक बना के हम इन डॉक्टर्स की तवाज़ो भी करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया और हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त अपने इस प्रोग्राम के किचन सेगमेंट में या मॉकटेल सेगमेंट में, जहाँ मुख्तलिफ शेक्स या स्मूदीज़ या ये चीज़ें बना के अपनी मेहमानों की तवाज़ो करते हैं। आज मेरे साथ काफ़ी सारे गेस्ट मौजूद हैं और सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, एमरजेंसी मेडिसिन से इनका ताल्लुक़ है। 2 और हमें गेस्ट्स ने ज्वाइन किया है, इनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान गनी और डॉक्टर इमाद कुरैशी। आप दोनों को भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। अच्छा, बात करते हुए माइक आप यूज़ कीजिएगा। उस्मान, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में मुझे बताएं कि कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? जी, मेरी ग्रेजुएशन तो कराची से ही है, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की थी किंग एडवर्ड लाहौर से। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, मैंने वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन का प्रोग्राम ज्वाइन किया और मेरा ताल्लुक़ कैमरा से है। कैमरा हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग की अपनी सारी और वहीं प्रैक्टिस किया और अभी मैं एक दो और जगह पर भी काम कर रहा हूँ। कैमरा के साथ एक बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पर एज एन इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन, तो वहाँ पे होता हूँ आजकल। ओके जी, इमाद आप भी ज़रा अपने बारे में मुझे बताइएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर इमाद कुरैशी है। मैं आई बिलोंग फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर, और मेरी स्कूलिंग जो है सऊदी अरब की हुई है। उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, हाउस जॉब की पाकिस्तान में, और फिर मैं वापस सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे काफ़ी अर्सा इमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद मैं UK पिछले 4 साल से हूँ और आई एम UK फेलो इन इमरजेंसी मेडिसिन। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बर्मिंघम में काम करता हूँ, जो कि इस वक्त इमरजेंसी डायरेक्टरेट्स में UK की सबसे बिजी इमरजेंसी डायरेक्टरेट है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पर डे के हिसाब से। अच्छा, कि 4 हॉस्पिटल्स हैं जो इमरजेंसी पेशेंट्स देखते हैं
और सिर्फ उनमें से जो बिजीएस्ट है उसमें आजकल एवरेज 550 पेशेंट्स अ डे हम लोग देख रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अच्छा, आई सी। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर फरियाल जो है ना वो वक़ार यूनुस की वाइफ हैं, तो ये एक अपार्ट फ्रॉम हर बीइंग डॉक्टर हर सेल्फ, उसके साथ साथ एक जो पहचान है जो आपने अक्सर टीवी में मैचेस के दौरान देखा भी होगा, और अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये दरअसल वक़ार यूनुस की वाइफ हैं। और दौरों पे भी ये जो क्रिकेट के जो दौरे होते हैं या उस पर, तो ये साथ साथ टीम के साथ जब वक़ार यूनुस जाते हैं तो ये साथ जाती हैं। थोड़ी सी बातें हम वक़ार भाई के हवाले से भी करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब दौरे होते हैं या टीम के साथ जाना होता है तो उस वक्त क्या करती हैं आप, अपनी प्रैक्टिस और इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जब मेरी जब शादी हुई थी तो एक्चुअली मैं मेडिकल कॉलेज में थी, तो मेरी शादी इस शर्त पे हुई थी कि मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करूँगी। तो उसके बाद इंटर्नशिप के बाद मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग 7 साल नहीं की उसी में कि एक्चुअली वो खेल रहे थे, कैप्टन थे उस टाइम, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि मैं उनके साथ जितनी ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। फिर हमारे बच्चे भी थे, 3 छोटे बच्चे, तो उस टाइम पे मुश्किल था। अब आके ये सिचुएशन है कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो भी स्कूल में होते हैं और मेरी भी प्रैक्टिस, तो इनकी फिर भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, कोच भी रहे हैं, कमेंट्री करते हैं, तो एक्चुअली हम बहुत कम ट्रैवलिंग साथ करते हैं। जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो उस वक्त फिर हम साथ होते हैं। छुट्टी में जो सीज़न आते हैं उसमें तो आप लोग साथ होते हैं, अदर देन दैट मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, तकरीबन 9 महीने घर पे नहीं होते वो। अच्छा। तो 3 महीने ऑन एंड ऑफ, जो 10 दिन इधर 10 दिन इधर, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की छुट्टियों में मैं भी टाइम ऑफ ले लेती हूँ। तो मैं तो एक्चुअली कहती हूँ इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो औरतों के लिए बहुत अच्छा है कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं, शिफ्ट वर्क है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये भी आसान होता है कि मैं अपना टाइम ऑफ उस टाइम पे ले सकती हूँ जब ये घर पे होते हैं। तो अच्छा, इसमें पेशेंट फॉलो अप नहीं होता ना, इसलिए आसान है। जैसे हॉस्पिटलिस्ट होते हैं जो बाकायदा सिर्फ हॉस्पिटल में अपनी फील्ड यानी अपने ड्यूटी के दौरान ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पेशेंट। दैट्स राइट। इसी तरह इमरजेंसी मेडिसिन में भी यही है कि आपकी अपनी शिफ्ट है, जितनी देर तक आप एक शिफ्ट में हैं उतनी देर तक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट। वंस यू आर फ्री, आपने ओवर दिया और उसके बाद फिर आप फ्री हैं, उसके बाद आपको ये नहीं होगा कि कॉल आ जाए कि जी फलां पेशेंट है, इसके साथ क्या मैनेजमेंट। तो इससे आप अपना रोस्टर भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आप मतलब 6 शिफ्ट एक दिन मतलब एक हफ्ते में कर लेते हैं, फिर आप हफ्ता ऑफ ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो व्हाई डिड यू चूज टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट हियर इन पाकिस्तान? या वक़ार भाई के साथ साथ ट्रैवल करती हैं, या मतलब नाज़रीन इतनी दूर आप सोचें एक दूसरे बर्रे आज़म में जाके वहाँ पे काम करना, तो थोड़ा सा थोड़ी मुश्किल चॉइस नहीं है? एक्चुअली मेरी ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से है, मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ही बड़ी हुई थी। अच्छा। तो जब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो हमने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए हम चले जाएं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, उसमें बच्चों की बेसिक पढ़ाई भी होगी, मेरी भी ट्रेनिंग होगी, हमारा प्लान है वापस आने का। अच्छा। सिर्फ इस इंतज़ार में था कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, बच्चे स्टेज पे आ जाए कि हम वापस आ सकते हैं। मुझे ये भी बताइएगा, इज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज? अच्छा। तो इससे हमारा प्लान तो है। देखा कहाँ था वक़ार भाई ने आपको, मुझे ये बताएं। Are you a fan of, I mean, मतलब did you used to watch cricket? I love cricket. Cricket is like something that I think हम सबको वैसे भी पसंद है, क्रिकेट के सबको शौक है। इन्होंने एक्चुअली मुझे क्रिकेट मैच पे देखा था। अच्छा। So it was not me. तेज आंखें हैं वक़ार भाई की। मुझे हैरत ये है कि मैच खेलते हुए उन्होंने स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए आपको देख लिया। तो बस उधर से बस अच्छा। हाँ, तो क्रिकेट मैच पे देखा था। चलें जी। अच्छा, और तो मतलब आप यानी आप मैनेज कर लेती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ? आई थिंक एक्चुअली हमारे लिए मतलब आपको थोड़ा सा अपने पैशन के साथ करना। आई थिंक हम सब जो इधर हैं, इमरजेंसी मेडिसिन इज़ नॉट ईजी, बहुत आपको मेहनत, मतलब हर चीज़ में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा फील्ड है कि आप ऑन योर फीट 24 घंटे हैं, नाइट शिफ्ट भी है, और हम सब ये करते हैं। कभी कभी आपको लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक का भी टाइम नहीं मिलता। तो आपको इस स्पेशलिटी के लिए आपको बहुत पैशनेट होना पड़ता है, डेडिकेटेड और पैशनेट होना पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे एक्चुअली ये स्पेशलिटी शुरू से ही पसंद है। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि तुम स्क्रब्स में काम करती हो या नाइट शिफ्ट करती हो, ज़िंदगी आसान करो, लेकिन आई थिंक इमरजेंसी स्पेशलिटी इज़ सच अ जॉब कि आपको लगता है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हो। नो डाउट अबाउट। मतलब आप 24 आवर्स लोगों के लिए अवेलेबल हैं। मतलब इट्स अ सोशल नीड, सोसाइटीज़ नीड, और आप
उनकी मतलब जब वो बिल्कुल वो फंस जाते हैं, वो आपसे मदद मांगते हैं और आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, इट्स अ गुड थिंग, रिवॉर्डिंग। तो आई थिंक इसलिए हम सब जो आज मतलब इधर भी हैं और इस कोर्स के लिए भी आए, बेसिकली हम यही चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में भी यही हो, अवेयरनेस पड़े, लोगों में ये नॉलेज आए कि इमरजेंसी को किस तरह हैंडल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप ये तमाम चीज़ों के साथ, इतनी बिजी लाइफ के साथ घर में टाइम दे पाती हैं, घर में कुकिंग करती हैं, कोई चीज़ मतलब बच्चों के लिए बनाती हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। हाँ। नहीं देखिए, बच्चे जब छोटे थे मैंने नाइट शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा की थी, इसलिए कि फिर शाम को जब बच्चे घर आते थे तो मैं घर पे होती थी। घर पे डेफिनेटली खाना होता है, घर की घर तो मस्ट है। तो सबसे अच्छी कौन सी चीज़ आप बनाती हैं जो वक़ार भाई को बहुत पसंद है, वो कहते हैं भाई ये तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट कोई एक डिश हर शख्स की होती है? आई थिंक अक्सर इनको मेरा कीमा पसंद है, तो वो अक्सर जब आते हैं घर तो कहते हैं कि आलू कीमा बना के रखना। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, वो क्योंकि ना हर शख्स की एक कोई ऐसी डाइट होती है जिसको बहुत पसंद होती है, वो कभी भी डे नाइट व्हाटएवर आप सामने रख दें वो आदमी खुश होकर खा लेगा। अच्छा इमाद से पूछना चाहूँगा, आप मुझे लग रहा है काफ़ी फूडी हैं, मतलब खाने के शौकीन, आपको देख के ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है, वो एक सिग्नल्स मिल जाते हैं ना। मैं खुद भी बड़ा शौकीन हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ से आइडिया हुआ कि आप मेरे ख्याल में बहुत खाने के शौक़ रखते हैं। बहुत खाने का शौक़ नहीं रखता हूँ, खाने का बहुत शौक़ रखता हूँ, थोड़ा सा ये फ़र्क। ज़्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं, लेकिन अच्छा खाते हैं और फिर खाते। बाज़ दफ़ा ये तो थोड़ा थोड़ा खा के भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन अगर आप जो आपने इनसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक डिश जो आपको सुबह शाम किसी भी टाइम पे खिला दी जाए और आप शौक़ से खा लेंगे, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन उबले हुए चावल और चने की दाल। नो डाउट, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा है ख़ास तौर पे। अच्छा फिर हेल्दी भी बहुत होता है नाज़रीन, उबले हुए चावल जब उसमें से पीच निकाल दी जाती है, यानी उसका जो स्टार्च पोर्शन है वो कम हो जाता है, तो इट बिकम्स मोर हेल्दी देन इवन रोटी से ज़्यादा हेल्दी होता है वो। और बात है कि जिनको थोड़ी सी स्टमक की प्रॉब्लम रहती है या जिनकी स्टमक बाउल मूवमेंट स्लो हैं, उनको फिर मैं समझता हूँ कि वीट ज़्यादा बेहतर रहता है, रोटी ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू राइस। आप बताएं आपकी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं खाने में, क्या वो है खाने के मामले में? हाँ बिरयानी हमारा है ही सेगमेंट ये। अच्छा बिरयानी तो नाज़रीन एक ऐसी डिश है पाकिस्तान में कि कोई फेस्टिविटी हो, कोई खुशी हो, गमी हो, कुछ भी हो, बिरयानी जो है ना वो हर चीज़ का एक सल्यूशन है जी। तो इस वजह से वो रहती है। डॉक्टर आलमगीर आप भी बताएं, आप तो माशाल्लाह यहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर आपको जो है ना क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? खाने पीने में मैं खाना मुझे पसंद है। आपके हॉस्पिटल की वैसे कैंटीन भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, बहुत। इट्स मोर लाइक रेस्टोरेंट देन रादर देन अ कैंटीन। अच्छा मेरे ख्याल में चाइनीज़ फूड काफ़ी शौक से खाता हूँ। फैमिली की चॉइस भी है और मेरी अपनी पसंद भी अमंग ऑल फूड। अच्छा पाकिस्तानी फूड से ज़्यादा चाइनीज़ पसंद? हाँ पाकिस्तानी फूड की अपनी एक ज़ाहिर है, वो तो हमारे फूड में शामिल है, लेकिन चाइनीज़ फूड एक मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्दी फूड है, हेल्दी और आपको खाने के बाद जो है वो चाइनीज़ की उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ प्रॉब्लम इस वजह से। अच्छा शॉर्ट रिजवान आप भी बता दें क्या प्रेफरेंस? हाँ डॉक्टर बुलंद, जब हम बाहर से आते हैं तो कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाना खाएं। और ज़ाहिर बात है यहाँ पे काफ़ी दावतें भी होती हैं, ढाबे की कढ़ाई, चाय, बिरयानी और सब कुछ। तो इस दफ़ा भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं और लेकिन अम्मी से मैंने कहा अम्मी इस दफ़ा मुझे आप घर की सब्जियां पका करके खिलाइए। बिल्कुल, और मौसम भी है सब्जियों का, मौसम भी है बेस्ट सीज़न नाज़रीन, सर्दियों में हर टाइप की सब्ज़ी मिलती है, फ्रेश मिलती है और बेहतरीन ग़िज़ा है। आप बताएं नादिया। मुझे किसी वक्त भी अगर आप चिकन पुलाव दे दें हाँ। तो I just love it। ये तमाम चीज़ें हमें पता चल गई हैं, किचन में मौजूद हैं, हमें पकाना कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों की चॉइसेस पता चल गई। नाज़रीन छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा जब आएंगे तो फिर इस सेगमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बातों में पता ही नहीं चला कि हमें असल में तो यहाँ पे खड़े होकर जो है ना ये स्मूदी बनानी थी, लेकिन बातों में सारा टाइम गुजर चुका है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। Shine.
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम दोबारा इसी सेगमेंट में यहाँ मौजूद हैं, यानी ये किचन सेगमेंट हमारा है जिसमें हम कोई ना कोई शेक, कोई स्मूदी, कुछ ना कुछ बना के अपने मेहमानों की तवाज़ो करते हैं। और आज मेरे साथ ये तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो इट्स गोइंग टू बी मोर हाइजेनिक और मोर हेल्दी जिसे कहना चाहिए। मतलब आज जो मैं जो स्मूदी बनाने जा रहा हूँ वो दरअसल है स्ट्रॉबेरी स्मूदी, और बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मूदी में योगर्ट यूज़ की जाती है उसके टेक्सचर के लिए, वो भी हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है डे फ्रेश के ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क है डे फ्रेश का, ये हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम डे फ्रेश का UHT मिल्क जो है ना, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा डे फ्रेश की ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, ये भी इसमें यूज़ की जाएगी। फ्रेश क्रीम इसमें यूज़ की जाएगी, थोड़ी सी इसमें शुगर्स ऐड की जाएंगी और इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड की जाएंगी। तो फिर ये स्मूदी जो है तैयार हो जाएगी। लाइट सी स्मूदी है, और सुबह के टाइम पे जिस तरह बहुत से लोगों का नाश्ता लस्सी के बगैर पूरा नहीं होता, उसी तरह कुछ मॉडर्न लोग होते हैं जो कि बेहतर ये समझते हैं कि लस्सी से ज़्यादा जो है ना बेहतर स्मूदी है। तो आज ये स्मूदी बनाने जाएंगे। फरियाल बल्कि नादिया से मैं कहूँगा कि नादिया मुझे थोड़ी सी आप हेल्प कर दें। ये अगर आप इसे ओपन कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये डे फ्रेश के जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर दो हम तकरीबन इसमें डे फ्रेश के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क डाल रहे हैं, और ओपन ओके, ये इसमें दो हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो नॉर्मल मिल्क भी इस्तेमाल करेंगे और क्रीम भी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो अब इसमें हम डालेंगे योगर्ट। ये आप देख रहे हैं, ये डे फ्रेश की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट है, ये इस्तेमाल की जाएगी। ये इसको ओपन करेंगे, उसके बाद ये हम इसमें डे फ्रेश की जो स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, ये बाकायदा इसमें स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी मौजूद हैं, तो ये हमने जो फ्लेवर्ड योगर्ट है ये इस्तेमाल की। इसके बाद अब हम इसमें यूज़ करना चाहेंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये फ़्रेश क्रीम है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। फ़्रेश क्रीम हम तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून के करीब हम डालना चाहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों को केटर करना है, इस वजह से हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है ना वो फ़्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। और साथ ही फिर हम इसमें नॉर्मल मिल्क भी ऐड करेंगे, और ये 4th टीस्पून, ये हमने इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब जो है ना ये फ़्रेश क्रीम ऐड कर ली है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करना चाहेंगे। ये डे फ्रेश का मिल्क है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। क्वांटिटी से नाज़रीन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और साथ ही जो है ना ये हमने इसमें डे फ्रेश का ये UHT मिल्क ऐड कर लिया। अब हम इसमें शुगर ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हमने मिल्क ऐड किया है, तो एडिड मिल्क की वजह से हमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब इसमें शुगर भी ऐड करनी होगी। ये हमने इसमें शुगर ऐड कर ली। उसके बाद अब हम ऐड करना चाहेंगे आइस, और आइस क्यूब्स भी इसमें हम ऐड करेंगे। और आइस क्यूब्स के बाद ये हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और ये हम इसमें ये हमने आइस क्यूब्स ऐड कर ली। और नाज़रीन अब इसको, ये आपका ब्लेंडर जो है ना, अब बस इसका काम रह गया है कि इसने ब्लेंड करना है, तो उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी जो है ये प्रिपेयर हो जाएगी। ये नाज़रीन स्ट्रॉबेरी स्मूदी जो है ये रेडी हो चुकी है, और अब इसको हम सर्व आउट करेंगे। ये आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लाइट सी है, बहुत थिक भी नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस ओके, मतलब लाइट भी है एंड हेल्दी भी है एंड फ्रेश भी है। तो एक मिनट,
ये सर्व आउट हो गई है। इसके अलावा ग्लासेस की मुझे थोड़ी सी कमी पड़ी है, इसकी वजह क्योंकि आई डेंट नो कि लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो ये हमने सर्व आउट कर ली है। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें चॉकलेट टॉपिंग कर दें जस्ट फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। ये हम इसमें चॉकलेट टॉपिंग करते जा रहे हैं। ये अब हमारी जो स्ट्रॉबेरी स्मूदी है ये प्रिपेयर हो चुकी है। ये नादिया आपके लिए है, फरियाल ये आपके लिए है, लेडीज़ फर्स्ट। रिजवान ये आपके लिए है, और डॉक्टर आलमगीर ये आपके लिए है। जी दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए उस्मान। और ये है जी इमाद आपके लिए। अब ज़रा टेस्ट करके बताएं ये है कैसी, उसके बाद मैं भी टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कैसी। हाउ इज़ इट लाइक? It's very nice. इज़ इट गुड? बहुत लाइट है, लाइट सी है। टेक्सचर बहुत अच्छा, अच्छा, क्रीमी टेक्सचर है डिस्पाइट के काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सिंपल येट हेल्दी एंड मैं भी थोड़ी सी ट्राई करके देखता हूँ। इट फील्स कि थोड़ी सी हैवी है, लेकिन जब पीने में पता चलता है कि इट्स वेरी लाइट और टेस्ट डिफरेंट। आई थिंक द स्वीटनर एवरीथिंग इज ओके, वेल बैलेंस्ड। और आलमगीर आप बताएं। जी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है। टेक्सचर खाने के एक्सपर्ट तो ये इमाद कुरैशी बैठे हैं, ये सही बताएंगे। ये सही है, आपने मुझे खाने का एक्सपर्ट बना दिया। लेकिन नहीं, बहुत ज़बरदस्त अच्छा क्रीमी कंसिस्टेंसी भी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, फ्लेवर आ रहा है स्ट्रॉबेरी का और थोड़ा सा चॉकलेट का भी, तो इट्स गुड। चलें जी, पास हो गया। इसका मतलब हाँ पास हो पास हो ये मार्केट में इसको जो है ना लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप डे फ्रेश के नाम से करेंगे तो बिल्कुल करें। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताएं कि आप लोग वैसे इतना टफ शेड्यूल होता है, तो आप लोग जो है वो जब छुट्टी का दिन मिलता है तो उस दिन क्या रूटीन होता है? डॉक्टर साहब आप बताएं। अच्छा, मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, लेकिन बहुत देर से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है हम यहाँ पर सारे कंसल्टेंट्स जमा हुए हैं इमरजेंसी मेडिसिन के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हो। मैं क्योंकि पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ और इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इमरजेंसी मेडिसिन की। लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि इमरजेंसी मेडिसिन एक स्पेशलिटी है और उसमें बाकायदा ट्रेनिंग होती है, और पाकिस्तान में कितनी अशद ज़रूरत है इमरजेंसी फिजिशियंस की। अच्छा, आप लोग ज़ाहिर है लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर स्पेशलिटी है और उसमें बाकायदा ट्रेनिंग होती है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको दूँ तो इंग्लैंड में इमरजेंसी मेडिसिन कोई 1960 से रिकॉग्नाइज की जाती है। अमेरिका में नहीं, सॉरी, इंग्लैंड में कोई 1950 से और अमेरिका में कोई 1960 या 65 से। पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग शुरू हुई थी 2009 में। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हम कितना लेट, और 50 साल से भी ज़्यादा। जी, पाकिस्तान भर में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉपरली ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस कितने हैं तो शायद मैं नंबर अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकता हूं। ठीक है, कराची की अगर मैं बात करूं तो आगा खान और इंडस को हटा के किसी हॉस्पिटल में, और साउथ सिटी में क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूं, किसी और हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन का ट्रेन कंसल्टेंट मौजूद नहीं है जिसकी कि अशद ज़रूरत है। तो ये आपको 6-7 लोग जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 6 लोग, तो ये पाकिस्तान में बहुत रेयरिटी हैं और ये रेयर स्पेशलिटी है जिसमें लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको मेंशन करूं। तो आपका सवाल क्या था मुझसे? सर मैं कह रहा था आप छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं, उस सवाल का जवाब जो है ना, आपने चूँकि इस सवाल का मेरे पिछले सवाल का जवाब दे दिया था या खुद से आपने एक जवाब दिया, तो अब यहाँ पे एक ब्रेक बनती है। ब्रेक के बाद जब नाज़रीन आएंगे तो हम इस सवाल का जवाब लेंगे कि तमाम लोग जो हमारे यहाँ मौजूद है ये अपनी छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं, वेकेशंस कैसे स्पेंड करते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया मकबूल। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान अज़हर, डॉक्टर फरियाल वक़ार और डॉक्टर इमाद कुरैशी, डॉक्टर उस्मान गनी और डॉक्टर आलमगीर। और आज हम बात कर रहे हैं वैसे तो एमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर कि पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन का क्या स्कोप है, ये स्पेशलिटी कब डेवलप हुई, कितनी ज़रूरत है यहाँ पे एमरजेंसी स्पेशलिस्ट की, जो कि हमारे मुल्क में ख़ासतौर पर कराची में बहुत कम है अगर क्वालिफाइड एमरजेंसी कंसल्टेंट्स की बात की जाए। लेकिन उससे हट के हम थोड़ी सी लाइट बातें भी करना चाह रहे थे। हम आपको हालांकि ये भी बताएंगे कि ये जो एमरजेंसी फोकस कोर्स 2019 हो रहा है, ये आने वाले सालों में कब कब मुनक़िद होगा, किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा सी ये बात करना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है तमाम डॉक्टर्स हैं, अपनी अपनी फ़ील्ड के बिज़ी शेड्यूल होता है और लेकिन हर किसी को वेकेशंस मिलती हैं या छुट्टी का एक दिन मिलता है, तो उस दिन क्या करते हैं ये डॉक्टर्स, क्या करते हैं, नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर आलमगीर आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह, हाउ डू यू स्पेंड योर वेकेशंस, या ये कि कोई एक छुट्टी का दिन मिलता है तो क्या करते हैं? जी, तो संडे का दिन होता है छुट्टी का, सो आई वर्क 6 days a week। बच्चों के साथ गुजरता है। 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। अच्छा। तो ज़ाहिर है उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, वो सारे हफ्ते जो उन्होंने सोचा होता है कि जी डैड के साथ ये करना है संडे को। लेकिन फिर भी बीइंग इन चार्ज ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कॉल तो आपको आ जाती होगी संडे को भी, इसलिए कि 2-3 ऐसे वाक़यात हैं नाज़रीन जो मैं जानता हूँ कि संडे को ही हुए हैं और आपने ही उसको जो है ना हैंडल किया। जी बिल्कुल। तो जी ऑन कॉल तो मैं 24/7 ही रहता हूँ। यही बात उसी कनेक्शन में कर रहा हूँ कि इतनी रेयर स्पेशलिटी है और डॉक्टर्स इमरजेंसी मेडिसिन की अवेलेबल ही नहीं है कि मैं अकेला कंसल्टेंट हूँ साउथ सिटी में जो कि पूरे डिपार्टमेंट को 24/7 कवर करता हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली संडे को भी कॉल्स आ जाती हैं, द फैमिली कॉल्स आ जाती हैं, फैमिली का मूड ऑफ हो जाता होगा। फैमिली का मूड ऑफ हो जाता है जी, और ज़ाहिर है कि कमिटमेंट है वो तो करना पड़ता है। डॉक्टर उस्मान आप बताइएगा कि क्या शेड्यूल होता है और जब छुट्टियां मिलती हैं या वेकेशंस पे आते हैं तो क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा मोस्टली मतलब 40 आवर्स अ वीक का हमारा वर्क वीक होता है। उसमें जो डेज़ ऑफ होते हैं उसमें कोशिश होती है कि फैमिली से टाइम गुजारा जाए। ये आपको कॉमन थीम सब में मिलेगी कि कोशिश फैमिली से टाइम गुजारा है। लेकिन मेरी हॉबीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें करते रहता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें काफ़ी मुझे पसंद हैं। एक हॉर्स राइडिंग और दूसरा मैं फ्लाइंग सीख रहा हूँ आजकल, तो मुझे 2 चीज़ का शौक़ है। तो अभी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है तो कुछ टाइम निकला है तो मैं ये चीज़ें परस्यू कर रहा हूँ। तो जी, ये फ्लाइंग का शौक़ कैसे हुआ आपको? ये मुझे बहुत शुरू से शौक़ था, बचपन से शौक़ था, लेकिन जब मैंने वालिदैन के कहने पे डॉक्टरी में आ गए? नहीं, मुझे खुद भी शौक़ था, लेकिन मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक़ भी था शुरू में काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे एयरफोर्स में जाने का शौक़ फ्लाइंग की वजह से था। तो लेकिन वो बस एक करियर पाथ नहीं बन सका, मेडिसिन में आ गए। तो अब कुछ टाइम मिला है तो मैं अपने वो शौक़ पूरे कर कितने आवर्स पूरे करने होते हैं फ्लाइंग के एक पायलट को? 20 घंटे फ्लाइंग आप पूरी कर लें तो आपको रिक्रिएशनल लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें आप सोलो फ्लाई कर सकते हैं विद 1 पैसेंजर। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप का जो प्लेन है उसका वेट एक सर्टन लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप सर्टन एरिया से दूर नहीं जा सकते, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने नंबर ऑफ़ आवर्स एक्यूमुलेट करते जाते हैं वैसे वैसे आप के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटती जाती हैं। तो लाइसेंस मिलने के लिए फ्लाइंग का जो लाइसेंस होता है उसमें कितने क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं? 20 घंटे। 20 घंटे तो आपको को पायलट के साथ चाहिए, फिर सोलो फ्लाइट के कितने आवर्स चाहिए? 20 घंटे पूरे करने के बाद जब आपका इंस्ट्रक्टर ओके कर देगा कि यू कैन फ्लाई सोलो, उसके बाद आप जितना मर्जी सोलो उड़ाएं, कोई इशू नहीं है। चाहे आप एक दिन में 20 घंटे पूरे कर सकते हैं, लेकिन आप रिटेन नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस, वो सारा पॉसिबल। नॉर्मली 1 आवर या 2 आवर्स? हाँ, तो मैं ये करता हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 लेसन ले लेता हूँ, तो आई एम ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू। तो आजकल लैंडिंग पे एयरक्राफ्ट कौन सा होता है? सेस्नाज होते हैं। मेरे पास जो है वो गज़ेल है जिसमें मैं ट्रेन कर रहा हूँ इंस्ट्रक्टर के साथ। लेकिन वो दे ऑल लाइट एयरक्राफ्ट बेसिकली, तो वो यूज़ करते हैं। डर नहीं लगता कभी? क्योंकि ठीक है वैसे कमर्शियल फ़्लाइट से आदमी बैठ जाता है, पर खुद फ्लाई कर रहा हो तो नहीं, एक्चुअली बहुत आसान है। ये परसेप्शन है कि बहुत मुश्किल और डर लगता है। इट्स वेरी फन टू फ्लाई और इट्स नॉट दैट हार्ड। और मज़े की बात बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेना, उसमें आपको 100 घंटे पूरे करने होते हैं। लेकिन फ्लाइंग के लिए टोटल 20 घंटे में आप कर सकते हैं जी। तो वो इतना बस ये ना इंजन में कोई ख़राबी आ गई अगर नहीं, हाँ जी, इंजन मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता।
नहीं, कार में तो ये आप कहीं भी रोक के ठीक करवा लेंगे। हाँ जी, उसमें काफ़ी सेफ्टी चेक्स होते हैं। आप यानी कि प्लेन में बैठने से पहले सारे चेक्स करते हैं, प्री फ्लाइट चेक्स करते हैं, और यू मेक श्योर कि प्लेन फ्लाइंग कंडीशन में है और तभी फ्लाई करते हैं। और उसके बावजूद अगर हो भी जाए तो वो प्रैक्टिस होती है कि क्रैश लैंडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। और आप सोलो फ्लाइट्स कर लेते हैं? नहीं, मैं अभी मिडवे हूँ अपनी ट्रेनिंग के, तो मुझे 10 घंटे और चाहिए एटलीस्ट। और कॉस्ट कितनी लग जाती है? यानी एक रिक्रेशनल यानी एक तफरीही लाइसेंस लेने के लिए कि आप किसी एक पार्टनर के साथ जो है ना वो फ्लाई कर सकें, कितनी कॉस्ट लग जाती है? ऑस्ट्रेलिया में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंडक्ट कराती हैं ट्रेनिंग। जो एक तो जिनके साथ मैं हूँ वो रिक्रेशनल ऑस्ट्रेलिया एविएशन है। उसमें आपको 20 घंटे अराउंड $5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में यू कैन फ्लाई सोलो आफ्टर दैट। तो इस प्राइस। अच्छा, ये तो सस्ता है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक़ है एविएशन का, मैं अभी तक टाइम नहीं निकाल पाया हूँ कि मैं फ़्लाइंग सीखूँ, लेकिन जो मैंने पता कराया तो तकरीबन पायलट यानी आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलने में कोई 40 to 50,000 रुपीज़ यानी लग जाते हैं, इतने तकरीबन लग जाते हैं एक अच्छे फ़्लाइंग क्लब से फ़्लाइंग सीखने में, ये तकरीबन इतने लग जाते हैं। तो काफ़ी महंगा शौक़ है। अच्छा, फिर आप सीख भी लें तो जाहिर सी बात है अगर आप अपना कोई एयरक्राफ्ट रखेंगे, फिर उसके हैंगर चार्जेस, फिर एयरपोर्ट पे खड़ा मतलब उसको पार्क करने के चार्जेस, वो तमाम चीज़ें होती हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं इमाद? मैं बेसिकली एक तो अच्छा खाना खाना, तो बहुत बड़ी ऑल टाइम फेवरेट हॉबी। उसके अलावा जो है मैं इवन बिफोर आर्मी मेडिकल मैं स्कूल के ज़माने से टेबल टेनिस खेलता आ रहा हूँ। अच्छा। मैं बल्कि मेरा आर्मी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज कलर भी था टेबल टेनिस में। अभी मैं बर्मिंघम जो रीजनल लीग है वहाँ पे मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो एक उसमें जो आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है? जी, आर्मी मेडिकल। उसके बाद फिर आपने जो उनकी बॉन्ड पीरियड होता है वो पूरा करना होता है या ज़रूरी नहीं होता? यानी एज अ कैप्टन आपने सर्व किया है आर्मी? नहीं, मैंने एज अ कैप्टन नहीं सर्व किया, क्योंकि काफ़ी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की वहाँ पे। और जब मैंने ज्वाइन किया था आर्मी मेडिकल कॉलेज तो अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी नस्ट हुआ करती थी, अभी नम्स हो गई। आर्मी मेडिकल कॉलेज है या आर्मी मेडिकल कोर है? नहीं, आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है। अच्छा। तो कोर में आपको सर्व करना पड़ता है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, जो पहले एनलिस्ट होते हैं आर्मी में, फिर वो जाके ज्वाइन करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज। उन्हें स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, उनकी एजुकेशन फ्री होती है, एग्ज़ाम फीस सब कुछ फ्री होती है, और उनका बॉन्ड होता है जो उन्हें सर्व करना होता है। तो हम नस्ट के स्टूडेंट्स थे, हमने यूनिवर्सिटी को पे किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और देन वी वर उसके बाद अच्छा। तो इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं खाने के अलावा? खाना, टेबल टेनिस, सिंगिंग, डांसिंग। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सिंपल तरीके से उन्होंने बताया, सिंगिंग डांसिंग। जी फरियाल, आप बताएं। एक्चुअली मेरे पास शायद टाइम नहीं होता हॉबीज़ के लिए। अच्छा। मेरे पास 3 बच्चे हैं जो तीनों वही फुल टाइम जॉब है? वही फुल टाइम जॉब है। वही मेरा सबसे बड़ा बेटा 17 का हो गया माशाल्लाह। हाँ जी, और बेटियाँ मेरी 13 और 15 साल की हैं। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि 3 बच्चों के साथ जो मेरा डे ऑफ होता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द होता है, या घर के काम होते हैं। तो अपने टाइम अपने लिए मेरी जॉब मेरे अपने लिए, That's for your own satisfaction. That's for my own satisfaction. वो मेरे लिए अपने लिए। तो दूसरा टाइम बच्चों, वही आप उसी में अपनी हॉबीज़ एंजॉय कर लेती हैं। वेरी रिवॉर्डिंग, मतलब वो मुझे सेटिस्फैक्शन है अपने काम का। I mean, घर का भी डेफिनेटली है, लेकिन पर्सनल और मेरी कोई हॉबीज़ टाइम नहीं है। और जब वेकेशंस पे जाते हैं हमें होता है कि जहाँ ये होते हैं वकार होते हैं, हम उधर जाएं और एज अ फैमिली जितना टाइम रिजवान, आप बताएं क्या हॉबीज़ हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि बताया कि मैं जो है वो पार्ट टाइम काम करता हूँ, और पार्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में 30 आवर्स 35 आवर्स। तो उसमें मैं महर वाइफ जो हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ, रिजवान की जो वाइफ है महर, वो भी हमारी क्लास फेलो हैं, और मतलब वो जाहिर सी बात है, शी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। अभी वो है नहीं इसलिए कि वो चली गई हैं ऑस्ट्रेलिया। ये ख़ुद प्रोग्राम पे आने से पहले उनको रवाना करके खुदाफिज करके फिर यहाँ आए ताकि अकेले प्रोग्राम पे बैठ सकें। नहीं, मैंने तो उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी, भाई ठहर जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उनका अपना कुछ कमिटमेंट्स थी उनकी लीव की, तो उस वजह से वो नहीं ठहर सकी। लेकिन छुट्टी वाले दिन हमारा ये होता है, हमारी एक बेटी है और एक बेटा है, तो उनके साथ बाहर जाना, ख़ास तौर पे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी एज सच के नेचर से रिलेटेड वॉक करना, बीचेस पे जाना, और ऐसे जिसमें एक्सप्लोरेशन माइंड की और फिज़िक की साथ साथ हो।
फिर कराची का हमारा हॉलीडेज़ प्रीडोमिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में होती हैं, तो जैसे कि तुम्हें पता है जब हम आते हैं वो तो मुझे आइडिया, जैसे ही आते हैं फेसबुक हर जगह पे फॉरेन अपडेशन होती है कि जी वी आर बैक टू पाकिस्तान। और ये डॉक्टर बुलंद को एक क्रेडिट जाता है कि ये हमेशा हर गेट टुगेदर में ही इज़ देयर। बिल्कुल ये हमेशा आते हैं और हमने काफ़ी एक ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया है कि वी गेट ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर। मुख्तलिफ, अभी तो अमेरिका से भी आए हुए थे, यूके से भी आए हुए थे, लेकिन नाज़रीन देख भी चुके हैं। पूरा मॉर्निंग शो मेरा जो है ना वो लास्ट वीक जो है वो अमेरिका से आए हुए दोस्तों के साथ था, अमेरिका और यूके से, और अब ऑस्ट्रेलिया से ये लोग आ गए हैं। तो फिर इन्होंने स्पेशली कहा था कि भाई मैंने बल्कि इनसे कहा था कि जी आप जब आएंगे आपको टाइम निकालना है, ख़ास तौर पे मेरे मॉर्निंग शो के लिए। क्रेडिट गोज़ टू यू। उसमें ये बात पिछले 6 माह से अलबत्ता ये है कि हम ख़ास तौर पे मेरा ज़्यादा बर्बाद फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। हाँ नहीं, इमरजेंसी फोकस कोर्स में काफ़ी रहा, इसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, और आज भी सुबह हम काफ़ी उसमें। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है, शॉर्टली बता दें हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो। आइडिया ये है कि हम इमरजेंसी फोकस कोर्स एवरी ईयर करेंगे। मोस्टली हम अर्बन सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, और साथ में फिर हम छोटे सैटेलाइट टाउन्स को भी कवर करेंगे। एंड वील एक्सपैंड दिस एज अ मोमेंटम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, ताकि अवेयरनेस आए, पब्लिक में भी आए, डॉक्टर्स में। एंड इट्स ऑल स्किल्स बेस्ड, इसमें लेक्चरबाजी नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बिल्कुल। नादी आप क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं? छुट्टी के दिन ये बेसिकली एक बहुत कोशिश होती है कि एक्सरसाइज कर ली जाए। मुझे योगा का और स्विमिंग का बहुत शौक़ है, तो वो करती हूँ। दूसरा हॉबीज़ में ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, और इमरजेंसी मेडिसिन, जैसे फरियाल ने कहा था, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको टाइम मिल जाता है, बिकॉज आप अपने शिफ्ट्स पहले कर सकते हो और ज़्यादा छुट्टी करके आप बाहर जा सकते हो कहीं ना कहीं अगर आप जाना चाहें। और आजकल कुकिंग का मुझे हमेशा से शौक़ है, लेकिन आजकल कुछ हेल्दी कुकिंग और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का बहुत अगर आपको बनाना है तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने जो बनाया है वो भी काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर इसमें आप शुगर के बजाय हनी डाल देते वो थोड़ा सा मतलब हाँ जी हेल्दी हो जाता है। तो बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान आपका बहुत शुक्रिया, फरियाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमाद आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान आपका शुक्रिया, डॉक्टर आलमगीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाज़रीन इतने सारे नाम, लेकिन आप देखें माशाल्लाह मैं सबके नाम रिटेन करके चल रहा हूँ। तो नाज़रीन अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम के करीब है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।